आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ द्वारा किए गए एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में जो प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ी न्यूज होनी चाहिए थी, लेकिन शायद मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी इंपॉर्टेंस समझी नहीं। कल डीआरडीओ की तरफ से एक प्रेस रिलीज करके बताया गया था कि उनकी लैब सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैब की तरफ से एक प्रोसेस डेवलप किया गया है जिसकी मदद से एक 4 इंच डायमीटर वाले सिलिकॉन कार्बाइड वेफर के ऊपर गैलियम नाइट्राइड हाई मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स बनाए गए हैं जिनकी रेटिंग 150 वॉट्स तक की है और इनका यूज करके बनाई जाने वाली MMICs की रेटिंग 40 वॉट्स तक की है एक्स बैंड एप्लीकेशंस के लिए। देखिए, मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए अगर आप फ्रीक्वेंसी बैंड्स की बात करेंगे तो बड़े अर्ली वार्निंग रेडार्स L बैंड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा शिप्स या एवैक्स पे यूज होने वाले रेडार S बैंड का प्रयोग करते हैं और फाइटर जेट्स की नोज में जो रेडार यूज किया जाता है वो एक्स बैंड रेडार होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इन रेडार्स की साइज कम होती चली जाती है, लेकिन आज की जनरेशन के जो रेडार्स बनाए जा रहे हैं जिनको एसा रेडार कहा जाता है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार, वहां पर इंडिविजुअल ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है जिनकी पावर कम होती है, लेकिन कलेक्टिवली बहुत सारे मॉड्यूल्स एक साथ मिलकर आउटपुट पावर को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर आपके रेडार में ज्यादा ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स हैं और इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो नेचुरली आपके रेडार की रेंज ज्यादा होगी, और ज्यादा रेंज का मतलब है कि आप एनिमी एयरक्राफ्ट को पहले देखेंगे, पहले BVR मिसाइल सिस्टम चलाएंगे और पहले एंगेज करेंगे। यही कारण है कि नए जनरेशन के एसा रेडार में गैलियम नाइट्राइड का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि गैलियम नाइट्राइड के साथ में आप ज्यादा पावर हैंडल कर सकते हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी कि इनपुट में जितनी पावर दी जा रही है लगभग उतनी ही पावर रेडिएट हो जाती है। इनका गेन बेहतर है, इनकी नॉइस परफॉर्मेंस बेहतर है, यानी कि अगर एनिमी एयरक्राफ्ट की रिफ्लेक्शन कम भी है तब भी ये उसको डिटेक्ट और ट्रैक कर पाता है। गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में गैलियम नाइट्राइड के साथ में आपका रेडार ज्यादा बेहतर है, और नेचुरली अगर आपके पास में ऑप्शन है तो आप कोशिश करेंगे कि आपके पास में इस तरीके का रेडार। इसके अलावा गैलियम नाइट्राइड की पैकिंग डेंसिटी भी शानदार है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अभी के रफाल के रेडार में 840 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स हैं, और अगर यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है और पैकिंग डेंसिटी अच्छी रखी जाती है तो आप लगभग 1200 TR मॉड्यूल्स यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। केवल बेहतर पैकिंग से ही भारत की तरफ से तेजस मार्क 1A में 912 TR मॉड्यूल्स अकोमोडेट किए गए हैं, और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि तेजस की नोज कोन रफाल से छोटी है। चलिए, अब जब ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो चुका है तो समझ लेते हैं उस डेवलपमेंट को जो डीआरडीओ की तरफ से किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट्स होते हैं वो होते हैं एम्पलीफायर और ऑसिलेटर्स। इन दो सर्किट्स का प्रयोग करते हुए आप लगभग 80 to 85% इलेक्ट्रॉनिक्स को एड्रेस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। इन दोनों ही सर्किट्स को अचीव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं, और अगर ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो ट्रांजिस्टर बेसिकली एक स्विचिंग डिवाइस है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें 3 टर्मिनल्स हैं, और A टर्मिनल से B टर्मिनल तक अगर करंट जाना है तो उस फ्लो को आप C टर्मिनल से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है नॉइस की, और उसको दूर किया गया था FET के प्रयोग से, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के प्रयोग से। लेकिन जब बात आती है हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस की तो वहां पर FET भी कमजोर पड़ जाते हैं। इस तरीके की रिक्वायरमेंट के लिए हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है, और भारत जैसे देश में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है वहां पर इस तरीके की टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च और रियलाइजेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आइए इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। एक टिपिकल हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर में लगभग 6 लेयर्स होती हैं, और ये लेयर्स बहुत ज्यादा पतली होती हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस समय आप अपना एक बाल तोड़िए और हाथ में लीजिए। इस बाल की मोटाई लगभग 100 माइक्रोमीटर्स की है। अगर आप इसको बीच से स्प्लिट करेंगे तो दोनों हिस्सों की मोटाई 50 माइक्रोमीटर्स की हो जाएगी। उनमें से एक को अगर आप फर्दर स्प्लिट करेंगे तो आप 25 माइक्रोमीटर पर पहुंचेंगे, और अगर उसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो आप 12.5 माइक्रोमीटर पर पहुंचेंगे। एक काम कीजिए, उसको आप फर्दर स्प्लिट कीजिए और 6.25 माइक्रोमीटर पर पहुंचिए। अब मैं आपको बताता हूं कि डीआरडीओ की तरफ से ये जो हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर बनाया गया है उसकी थिकनेस इससे भी कम है। इसकी थिकनेस लगभग 5 माइक्रोमीटर्स की है, और इन 5 माइक्रोमीटर्स के अंदर 5 लेयर्स हैं। हर एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर ग्रो किया जाता है, और अल्टीमेटली ड्रेन, सोर्स और गेट को इच करके वहां पर निकाला जाता है। यानी कि प्रैक्टिकली लेयर को खरोच के, जी हाँ, उतनी पतली लेयर को खरोच के इन ड्रेन, सोर्स और गेट को बनाया जाता है। वैसे इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरिंग नैनोमीटर्स पे पहुंच चुकी है, लेकिन इंडिया में अभी ये चीजें शुरू हो रही हैं।
उस हिसाब से ये इंडिजिनस प्रोसेस भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है और आगे चीजें और बेहतर होती चली जाए। अभी के लिए डीआरडीओ की तरफ से ये प्रोसेस गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर जो हैदराबाद में है उनको ट्रांसफर की जाएगी और इसके बेसिस पर भारत के फ्यूचर रेडार्स बनाए जाएंगे जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। ओवरऑल जहां पर कुछ भी नहीं बन रहा है उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोगों ने पिनाकल अचीव कर लिया है। ये एक जर्नी है जिसके साथ धीरे धीरे भारत बेहतर होगा और मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।